I'm really thankful to UPSC Time for inviting me to interact with you all in this big platform. एंड मेरा फॉर्मेट यही रहेगा कि सबसे पहले मैं यूपीएससी अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरी यूपीएससी की जर्नी जो थी वो काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी मुश्किल भरी रही थी। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे जब पिछले साल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मैंने एक स्टेटस डाला था, उसको मैंने वापस जो है अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला था, जिसको पढ़ के शायद यूपीएससी टाइम ने जो देखा होगा कि मेरी जर्नी कितनी मुश्किल भरी रही है, और उसी को देख के जो है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो मैं यूपीएससी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्टिंग हुई 1998, 1999 और 2000 से। सबसे पहले मैं यूपीएससी जर्नी के बारे में बताऊंगा, और फिर जो यूपीएससी का जो जनरल पैटर्न रहता है, यूपीएससी मेंस, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ऐसे ऑप्शनल, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मैं सारे लूंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी जर्नी की बताता हूँ। 1998, 99, 2000 इससे मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, एंड माय फादर गेव 3 यूपीएससी इंटरव्यू इन 1998, 99, 2000, एंड उनका सपना था आईएएस बनना, और उन्होंने तीनों इंटरव्यू दिए और उनके कुछ खास मार्क्स आ नहीं पाए, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए फाइनली। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये था कि मेरे पिताजी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और एक फैमिली बैगेज था कि यूपीएससी में फेलियर है तो क्या। हालांकि उसके बावजूद स्टेट सिविल सर्विस में मेरे फादर जो हैं वो सेलेक्ट हुए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो पोस्टेड हैं। लेकिन माइंड में ये था कि यार यूपीएससी में क्यों नहीं हुआ उनका। तो जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, तो एक वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि यार अब इसको रिवेंज कहना तो ठीक नहीं रहेगा, बट एक ये था कि एक फैमिली को इस झटके से उभरना होगा। तो बचपन से ही मेरा यूपीएससी क्रैक करने का मेरा सपना था, और मैं आपको सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आईपीएस मेरा बचपन से ही पैशन था, बचपन से ही सपना था। आईएएस और आईपीएस 2 सर्विस हमारे इंडिया में बहुत ही प्राइम टॉप सर्विसेज मानी जाती हैं, अगर आप समाज या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आईएएस तो ठीक था, लेकिन आईपीएस की एक ऐसी सुपरमैन टाइप इमेज बना दी जाती है, जिससे जो लगता है कि यार आईपीएस एक बहुत ही सुपरमैन है, कुछ भी कर सकता है। तो बचपन से पिक्चर वगैरह कह दीजिए या मूवीज ले लीजिए, उसका इफेक्ट ले लीजिए, तो आईपीएस बचपन से ही सपना था मेरा। और आप मानेंगे नहीं कि जब मैंने ईमेल आईडी वगैरह बनाया था अपना 6th क्लास में मेरा पहला ईमेल आईडी और पासवर्ड जो था, उस पासवर्ड था मेरा मनीष आईपीएस और फिर एक नंबर। तो 6th क्लास से ही मैंने मनीष आईपीएस करके कुछ सोचा था, और यह बिल्कुल कोइंसिडेंस कहिए कि मैं अभी फिलहाल मनीष आईपीएस, अभी मैं एकेडमी में हूँ, और 2019 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 बैच का हूँ मैं, मेरी रैंक 632 थी, और मेरा 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। और तो यही जो है वो जर्नी थी। तो सपना बचपन का था, लेकिन उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएशन के बाद मैंने वहाँ से कोचिंग वगैरह ली, और फिर मैं अब आपको अपने अटेम्प्ट की कहानी बताना चाहूँगा। मेरे पहला अटेम्प्ट, आईआईटी वालों को लोग लगता है कि हम लोग बहुत इजीली क्रैक कर देंगे, सब एग्ज़ाम वगैरह बहुत आसान होता है। तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस था कि यार क्या यूपीएससी हो जाएगा सिलेक्शन। जी नहीं, लेकिन पहला अटेम्प्ट हुआ और पहले अटेम्प्ट में मुझे बहुत झटका लगा, मैं प्रीलिम्स फेल हो गया। और आप मानेंगे नहीं, एक्चुअली आपको तो पता ही होगा ओएमआर होती है, ओएमआर में प्रीलिम्स में, और उसमें गोला भरना होता है। तो गोले भरने के टाइम पे मैंने गलत गोला भर दिया था, और इन्विजिलेटर से मैं मांगता रहा था कि मुझे आप प्लीज़ वाइटनर दे दीजिए ताकि मैं इस गोले को सही कर पाऊँ, लेकिन उस इन्विजिलेटर ने मुझे मना कर दिया। तो 2 नंबर जो हैं मेरे उस वजह से कटे, और मेरा फाइनल सिलेक्शन जो था प्रीलिम्स में वो 2 नंबर से ही रहा था। तो ये बहुत बुरी किस्मत थी। तो पहले प्रीलिम्स के फेल के बाद ही बहुत बड़ा झटका लगा कि यार मतलब ये यूपीएससी कुछ अलग ही चीज़ है, ये आईआईटी जेईई से बहुत अलग है, और इसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्मार्ट अप्रोच चाहिए। तो पहला प्रीलिम्स फेल। दूसरा मेंस जो था, दूसरा अटेम्प्ट जो मैंने दिया, उसमें मैंने प्रीलिम्स में बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर थे। 2000
2016 की ये बात है। 2015 में मेरा पहला प्री फेल था। 2016 में मैंने जब दिया, तो प्रीलिम्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। हालाँकि मैंने मेंस दिया और मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरी तरह से निकाल लूँगा, लेकिन मेंस में मैं फिर फेल हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने फिर दोबारा प्री तो हो गया था, प्री के लिए मेहनत की, मेंस के लिए मेहनत की, लेकिन मेंस में मेरा फिर फेल हो गया। तो 3 अटेम्प्ट गए और मुझे उसके बाद एक्चुअली मेंस में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एक ही होता है कि आप टेंडेंसी होती है कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट भरेंगे, उतना आप जल्दी उतना ज़्यादा स्कोर आप ला पाएँगे। लेकिन मेरी स्पीड हैंडराइटिंग वगैरह बहुत स्लो थी, तो मेंस मतलब मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो पाता था। तो 3 अटेम्प्ट और 2 मेंस फेल होने के बाद दिमाग में एक आ गया कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं हुआ है और मेंस शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब 3 घंटे में 20 सवाल होते हैं और मैं 18 भी नहीं, 16 या 15 या 16 ही कर पाता था। तो उसमें ये दिमाग में बैठ गया था कि नहीं यार, ये एग्ज़ाम मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और आप मानेंगे नहीं कि जब मेरा दूसरा मेंस शुरू हुआ था तीसरे अटेम्प्ट में, तब मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि डिप्रेशन जो नॉर्मल हर एस्पिरेंट को होता है, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, वो बहुत बुरी तरह हो गया था, क्योंकि दिमाग में लग गया था कि नहीं, अब शायद ये एग्ज़ाम में कभी कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा। तो मेंस के रिज़ल्ट के बाद मुझे याद है कि लाइब्रेरी हम आईआईटी लाइब्रेरी में पढ़ते थे और आईआईटी लाइब्रेरी में जब मेंस का रिज़ल्ट आया, उससे 1 महीने तक मैं हर एक महीने पूरे लगातार रोया हूँ मैं, लगातार। मैं दंगल मूवी का जो गाना था नैना, उसको चला के रखता था लाइब्रेरी में और पूरी दिन रोता रहता था। पढ़ाई नहीं होती थी, बस रोना, क्योंकि रोने से दुःख थोड़ा हल्का होता था। तो रो और पूरे दिन भर ठीक रहो। पढ़ाई तो की नहीं थी, क्योंकि दूसरे मेंस के फेल होने के बाद लगा था कि सब बर्बाद है। तो अब ये आया कि यार क्या किया जाए? राइटिंग स्लो है और पता नहीं अप्रोच समझ में नहीं आ रही, क्या अप्रोच में कमी है? तो मैंने लोगों से हर जो मेरे आईआईटी लाइब्रेरी में मैं लकी था कि मेरे बहुत सारे गाइड करने वाले लोग थे, तो उससे मैं पूछा था, उनको मैं अपनी आंसर राइटिंग दिखाता था कि क्या दिक्कत है यार, ये मेरे आंसर में कमी क्या है, मैं क्यों मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, और मतलब व्हाट इज ऑल देयर टू सक्सीड, बिकॉज हम लोग दोस्त सारे सब लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन बाकी लोगों का सिलेक्शन हो रहा था और मेरा नहीं हो पा रहा था। तो क्या कमी रह गई थी? ये दंगल का गाना, वो नैना सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो वो रोने के लिए बहुत अच्छा है। तारे ज़मीन पर के जैसे सॉन्ग है, मेरी माँ, तो ये सब गाने सुन के मैं बहुत रोता था। तो मैंने सबसे जानने की कोशिश की कि क्या कमी रह गई है। तो एक तो मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टैक्टिक्स अलग तरीके से, शुभ्रा मैम है उनसे सीखे कि क्या-क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पे मदद मिली। और मेरे पढ़ने के तरीकों मैंने अलग किया। मुझे ये दिमाग में आया कि मुझे क्वालिटी पॉइंट्स लिखना है। मेरी हैंडराइटिंग स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं लिखूँगा वो मैं क्वालिटी पॉइंट लिखूँगा, कम लिखूँगा, प्रिसाइज़ लिखूँगा और मैं सारे आंसर लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि सारे आंसर्स में जो मुझे मार्क्स मिल पाएँ। तो यही मैंने किया। मैंने क्वालिटी ऑफ पॉइंट लिखने की कोशिश की, जो जनरल फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक बहुत विज़नरी और बहुत इम्पैक्टफुल देने की कोशिश की मेंस में भी। तो और हर सब्जेक्ट, एथिक्स, ऐसे ऐसे कि हालाँकि इन सब स्ट्रैटेजी पे मैं आऊँगा, मैंने किस-किस सब्जेक्ट में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किया। क्योंकि अगर मैं हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगर मैं ऐसे की बताऊँ, तो ऐसे में बहुत अलग चीज़ की थी, ऑप्शनल में बहुत अलग चीज़ की थी, जीएस पेपर के लिए बहुत अलग चीज़ की थी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पूछ-पूछ के लोगों से मैंने इम्प्रूवमेंट किया। सो उस वजह से जब मैंने फिर चौथा मैंने मेंस दिया और चौथे मेंस के बाद मुझे लगा कि अगर अब होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी ये तैयारी वगैरह छोड़ दूँगा और कुछ मतलब टिपिकल होता है ना कि जिस लोगों की सेवा ही तो करना है, तो एनजीओ से सेवा कर लेंगे कैसे भी, ज़रूरी थोड़ी ना सिविल सर्विस हो। लेकिन जब मैंने मेंस दिया, उसका रिज़ल्ट आया और वो पीडीएफ मेरे सामने आई, तो मुझे लगा चेक कर लेते हैं, मेरा नाम तो होगा नहीं उसमें। तो उसमें मेरा रोल नंबर था और मुझे उस दिन मुझे याद है, जब मैंने मम्मी से बात की थी तो मैं बहुत खुश था। मतलब खुश क्या था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, खुशी के आँसू थे कि मम्मी मेरा मेंस क्वालीफाई हो गया और मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरा इंटरव्यू हो गया। मेरी सब कुछ, मेरी सारी कमज़ोरी थी, उसको मैंने ओवरकम करके
ओवरकम करके मैंने तैयारी करके और फाइनल मैंने इंटरव्यू में सिलेक्शन लिया। हालाँकि 2018 वाले अटेम्प्ट में फिर मेरा इंटरव्यू में फेल हुआ, मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स थे, लेकिन मुझे ये मालूम चल गया था कि मेरी अप्रोच सही है। मैंने मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, तो मतलब मेरी अप्रोच जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेके सही है, और इसी अप्रोच को मैं अगर और अच्छे से करूँ, तो फाइनल सिलेक्शन भी मेरा हो सकता है। तो 2019 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था और फाइनल लिस्ट देके मुझे मालूम था कि मुझे आईपीएस मिलने वाला है। तो ये काफ़ी मुश्किल भरी जर्नी थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि ऑल इट वाज़ वर्थ व्हाइल। जितने द ऑल द any amount of hardship which I have seen over the years, it was worth ki, because I was finally selected and I was getting my dream service, that was Indian Police Service. So कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो वही हुआ मेरे साथ 5वें टाइम में, और यहाँ पे अभी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग में हूँ। तो ये थी मेरी यूपीएससी जर्नी, बहुत ही मुश्किल भरी थी क्योंकि टाइम कम है। अभी ऑलरेडी मैं पहले से लेट हूँ, तो ये शॉर्ट में मेरी जर्नी थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा, जैसे जो मुझे कुछ सवाल दिए गए हैं कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ब्रीफली बता दूँ मैं क्या-क्या है। सबसे पहले तो सोर्सेज़ का इसमें मेंशन है। सोर्सेज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड सब लोग बोलते हैं कि सोर्सेज़ जो हैं जितना कम रखेंगे उतना बढ़िया है। एक सेलेक्टेड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये 7-8 किताबें हैं। तो उन्हीं को कम से कम 4 बार पढ़ना ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। कहते हैं कि लक्ष्मीकांत मेंस के लिए काम नहीं आती, बट लक्ष्मीकांत के जो फैक्ट्स हैं वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम देंगे। तो प्रीलिम्स में मैंने पहले अटेम्प्ट में यही गलती की थी कि मैं बहुत सारे सोर्सेज पढ़ता था। इग्नू की किताबें मैं पढ़ने लग गया था कि यार ज़्यादा पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, बट ऐसा है नहीं। कवरेज आपका होना चाहिए, बट कुछ ही टाइम तक कवरेज ठीक है। कुछ ही लिमिटेड सोर्स रखिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन हुआ। अब अगर इकोनॉमी के लिए देखेंगे तो मृणाल सर के वीडियोस वगैरह जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो हमेशा करंट करंट बेस्ड वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो मृणाल से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ऑल्सो मृणाल सर की जो वीडियोस हैं ज्योग्राफी को लेके वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। मुझे तो ज्योग्राफी वगैरह और इकोनॉमी के लिए जो मेरा प्राइम सोर्स था वो मृणाल सर ही थे। बाकी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अगेन सफिशिएंट है। साइंस एंड टेक एक बहुत मुश्किल चीज़ है। साइंस एंड टेक को इतना प्रिपेयर जल्दी करना आसान है नहीं, किसी भी पर्टिकुलर सोर्स है नहीं। तो साइंस एंड टेक के लिए या तो आप बेसिक, एनसीईआरटीज भी कुछ खास है नहीं, तो साइंस एंड टेक का कई कोचिंग का मेटल आता है। यस, बेसिकली एनसीईआरटी ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज आर वेरी हेल्पफुल, सफिशिएंट। इकोनॉमी के लिए जो है मुरनाल सर का जो मेटल है, उनका रिटर्न मेटल भी आता है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। और साइंस एंड टेक के लिए कोई प्रॉपर एनसीईआरटी का गाइडेंस, एनसीईआरटी कोई एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी सेट ऑफ इफेक्टिव नहीं है। तो साइंस एंड टेक के लिए कोचिंग का मेटल आता है, आप उनको पढ़िए। लेकिन साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए करंट से ही प्रिपेयर करना होगा। और एनवायरनमेंट के लिए अगर स्टैटिक पढ़ना है तो शंकर आईएएस की बुक आती है, वो सही है। और करंट अगर करना है तो ये तो हुआ स्टैटिक का पार्ट। करंट के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट और साइंस टेक का करंट बहुत ज़्यादा करंट में आता है, साइंस और एनवायरनमेंट टेक के क्वेश्चन काफ़ी करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो वो करंट अफेयर से ही प्रिपेयर करना होगा। और पॉलिटी के लिए भी काफ़ी करंट बेस्ड सवाल आते हैं, तो इनके लिए करंट अफेयर्स जो है, और अब आप देख रहे होंगे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के सवाल आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी करंट बेस्ड आते हैं, विच आर हाईली करंट ओरिएंटेड, एंड दे आर मोस्ट ऑफ देम आर एप्लीकेशन बेस्ड. So current affairs की preparation in the present times is very very important, and that is why one should have a keen interest in knowing more about current things which are going on. और इसके लिए आई फील एक स्टैंडर्ड मैगजीन, अब कोई भी कोचिंग का हो सकता है, बहुत सारे कोचिंग हैं आजकल, कई नई नई कोचिंग भी आ रही हैं जो बहुत ही एलाबोरेटली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करती हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पार्लियामेंट में विच इज़ नॉट एबल टू फंक्शनिंग प्रॉपरली। सो अगर पार्लियामेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, डिटेल में क्या क्या उसको ठीक किया जा सकता है, और क्या क्या उसके लिए लीगल प्रोविज़न है। तो उसके लिए जो मैगज़ीन होती है किसी भी कोचिंग में, वो आपको बताती है कि ये प्रोविज़न है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मैगज़ीन
विच विल बी हेल्पफुल। एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं वो आज के टाइम में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं उनसे सीधा सीधा सवाल उठाए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे सवाल बनाए जाते हैं। सो प्रिपेयरिंग वन, आई फील वन कैन नॉट एंड वन शुड नॉट इग्नोर द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर कौन से पढ़े वो आप जानते ही हैं कि 2 स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं, उनसे प्रिपरेशन की जा सकती है। एट द सेम टाइम आप कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में चलता है, आप उसको खुद से नेट से सर्च करिए, खुद से कि यार ये सर्च किया, उससे रिगार्डिंग जितने एडिटोरियल्स आए हैं उनको पढ़िए, गूगल कीजिए, तरह तरीके की चीज़ें। अपना जो माइंड है बहुत ही इंक्विजिटिव होना चाहिए। आप जितना किसी करंट अफेयर के बारे में जानें उतना अच्छा रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक टॉपिक के पीछे आपने सारा दिन निकाल दिया। दैट विल नॉट बी इफेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म। सो इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स और कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन। यस, हिंदू और एक्सप्रेस दोनों अपने आप में सफिशिएंट है। दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप दोनों भी सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना इंटरनेट का है। तो इंटरनेट पे आप 4-5 न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, सारा अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अखबार पढ़ने की कला है, एक आर्ट है। आप थोड़ा-थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ उसको अच्छे से पढ़िए, और मेरे हिसाब से खुद के नोट्स अगर बनाएँगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रीलिम्स में छोटे-छोटे फैक्ट्स वगैरह, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। सो आप उसका शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ के, या फिर आप वर्ड फाइल भी बना सकते हैं कंप्यूटर में। मैंने तो वर्ड फाइल बनाई थी, उसमें मेरे सारे प्रीलिम्स के नोट्स थे। तो कॉपी पेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म में जब आप प्रीलिम्स को रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने रहेगी। तो न्यूज़पेपर, एक मैगजीन कोई भी, और इंटरनेट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती है। और सबसे मेन बात है कि प्रीलिम्स के पैटर्न में आप पास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको लगाइए और उनको पैटर्न समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी के जो सवाल जो होते हैं वो आपको डराएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल होगा और 4 ऑप्शन होंगे आपके, और बहुत बड़े-बड़े ऑप्शन, हालाँकि होते वो बहुत आसान है। तो आप उनको सवाल के एलिमिनेट करने की टैक्टिक समझ जाएँगे अगर आप पूरे पेपर, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को समझें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई-कई बार यूपीएससी कुछ हिंट छोड़ देता है किसी सवालों में। तो वो एलिमिनेशन जो टैक्टिक्स है, ये आपको सीखना होगा। इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, तो आपको नॉट जस्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको आंसर एलिमिनेशन की और ऑप्शन पता करने की टैक्टिक्स भी मालूम होना चाहिए। स्मार्टनेस, यूपीएससी स्मार्ट इंसान भी चाहता है कि कम सोच में पढ़ के कैसे एट द सेम टाइम स्मार्टनेस से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। तो ये चीज़ आप तभी सीख सकते हो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को समझें, उनको प्रैक्टिस करें और उनके आंसर, उसके ऑप्शन को बारीकी से देखें। यार ये ऑप्शन बहुत बड़ा है। कई बार यूपीएससी डराने के लिए बहुत बड़े ऑप्शन बताता है, बट चीज़ें होती बहुत सिंपल हैं। तो ये तो था पास्ट ईयर पेपर का। बाकी प्रीलिम्स में स्टैटिक कीजिए, सारे जो बेसिक बुक्स उनको रिवाइज करना चाहिए। फिर आजकल बहुत चल रहा है कि टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज आज के टाइम में मेरे हिसाब से लगाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के मेरे हिसाब से 30-35 टेस्ट लगाइए। ये लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, जितने भी हैं। बट उनसे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सवाल को एलिमिनेट करने की, और तो और आपकी करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस उससे अच्छी से हो जाएगी। बिकॉज होता क्या है, हम लोग अगर सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो हम लोग काफ़ी डल हो जाते हैं। जब तक हमारा प्रैक्टिस, हमारा इवैल्यूएशन नहीं होगा तो वो आपकी तैयारी उतनी अच्छे से मोड में चल नहीं पाएगी। इसलिए आप साथ में कोई भी कोचिंग होगी, किसी भी कोचिंग के, आजकल बहुत सारे कोचिंग हैं जो टेस्ट निकालते हैं, उनके सॉल्यूशन जो है, आप टेस्ट लगाइए 2 घंटे में, टाइम बेस्ड, 3 घंटे के मत लगाइए। क्वेश्चन पेपर लगाइए, उनके सॉल्यूशन देखिए और उस सॉल्यूशन से जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उनके अलग से नोट्स बनाइए। तो टेस्ट सीरीज लगाना मेरे लिए काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम इतने ज़्यादा टेस्ट मत लगाइएगा कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। मेंस का मैं बताना चाहूँगा कि मेंस में देखिए, मेंस में क्योंकि 2-3 महीने मिलते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के बाद, सिर्फ 2-3 महीने मिलते हैं, तो उसमें बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना चाहिए, और जितना पढ़ना चाहिए उतना लिखना चाहिए। तो एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए पढ़ने का और आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग के लिए अगेन, या तो आप खुद से टेस्ट देखिए और ऑनलाइन उसको लिखिए और किसी से चेक करवा लीजिए अगर आपका पीयर ग्रुप है। नहीं तो फिर आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर, कई सारी कोचेस की टेस्ट सीरीज है, उस पास्ट ईयर पेपर भी हैं, उनको लिखिए और 3 घंटे में ही
एडवाइस करूँगा कि 3 घंटे में ये आप मेंस का पेपर दें। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे 20-25 उतने टेस्ट दें। और मेंस के लिए वही एडिटोरियल और मैं करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और करंट का अगेन मेंस में बैलेंस होना चाहिए। और ऐसे का मैं इसमें मेंस में जो है बहुत लोग ऐसे और एथिक्स को इग्नोर करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे और एथिक्स को आप इतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसे के लिए क्योंकि मेरे ऐसे में मेरा एक अटेम्प्ट में मेरे 119-18 नंबर थे और फिर मैंने उसको ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया और फिर मैंने जो है 30 नंबर का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे 148 मार्क्स आए थे अगले टाइम में। सो ऐसे में मैंने जो चीज़ें चेंज की थी, ऐसे एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, लोग प्रिपेयर करते नहीं, लोग सोचते हैं कि जीएस से ही प्रिपरेशन हो जाएगा, बट ये चीज़ ठीक नहीं है। ऐसे के लिए सबसे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रिपरेशन की थी, एक तो मैंने स्टार्टिंग विद द कोटेशन, आप किसी कोटेशन से इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऐसे का इंट्रोडक्शन बहुत ही जनरल नहीं होना चाहिए, बहुत ही इम्पैक्टफुल। और फिर उसके बाद जो ऐसे होता है वो स्टोरी की तरह जो फ्लो होना चाहिए, ऐसे एज इफ अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऐसे आपको ऐसे की जो कॉपी चेक करेगा कोई भी इंसान, तो ऐसे शुड फ्लो लाइक अ स्टोरी, उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए। सो ये आप कैसे बना सकते हैं? आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप उसको अगले पैराग्राफ से लिंक कीजिए, फिर आप कुछ और कीजिए, तो इससे आपका ऐसे एक स्टोरी की तरह लगेगा। और उसमें ऐसे जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लेकिन ऐसे में हर चीज़ कवर हो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे आया था मेरे टाइम पे कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे वुमेन के ऊपर कोई भी वुमेन ओरिएंटेड ऐसे है, सो आप पहले तो किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन इज मेड वुमेन, साइमन डे बीवर का कोट है। तो इससे एक बहुत अच्छा और कैची इंट्रोडक्शन लगता है। आप फ्लैट स्टार्टिंग मत कीजिए किसी भी ऐसे की, तो कोटेशंस वगैरह से या कोई भी स्टोरी, बहुत तरह तरह के फॉर्मेट हैं। अनुदीप सर का इसमें ऐसे का एक ब्लॉग है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, फिर आप उसको समझाइए कि ऐसे किस बारे में है, उसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे का टॉपिक इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। फिर आप उसको अलग अलग डायमेंशन में कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, सोशल में वुमेन का क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल में क्या प्रॉब्लम है, कल्चरल में क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्चरल में वुमेन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन को एंट्री की रेस्ट्रिक्शन अभी भी है इसी टाइम पे भी, तो ये आप अलग अलग डायमेंशन बता सकते हैं। उसके बाद में ये तो आपने डायमेंशन खोल दिया। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आगे क्या करना है और अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उसको चीज़ करने के लिए, तो आपका ऐसे बहुत ही अधूरा रहेगा। तो आप ऐसे का कोई भी टॉपिक हो तो आप उसको 360 डिग्री सोचिए कि ऐसे के ये डायमेंशन हो गए, ये अभी करंट में चल रहा है, और ये आगे करना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड मॉडल भी है जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हुई भी हैं। लास्ट में आप अपना कंक्लूजन खुद से दीजिए कि अगर आप कोई भी कोटेशन दे सकते हैं कि इफ यू टीच एन इंडिविजुअल यू, ऐसा कुछ कोटेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को टीच करेंगे तो आप सिर्फ इंडिविजुअल को टीच करेंगे, लेकिन अगर आप एक वुमेन को टीच करते हैं तो आप पूरी फैमिली और पूरे नेशन को ऐसा को टीच कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो ऐसा इम्पैक्टफुल कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये सब कंक्लूजन आपका एक पेज का होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे को अधूरा छोड़ देते हैं, सारा कुछ लिखते रहते हैं और कंक्लूजन उनका हो नहीं पाता। तो आप कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो तो आपका कंक्लूजन जो है वो फाइनल आपका इम्पैक्ट छोड़ता है। तो अगर एक पेज का कंक्लूजन, मेरे हिसाब से 3/4 ऑफ पेज आप कंक्लूजन का लीजिए, और उसमें बहुत ही जितनी अच्छी चीज़ है, आइडियलिस्टिक विजन कि यार प्रॉब्लम है लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये आपकी अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच झलकनी चाहिए ऐसे में किसी भी चीज़ को लेके। बाकी फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं जो कई सारे आजकल फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहे हैं बहुत ही, तो उसको कैसे डील किया जाए। तो फिलोसॉफिकल ऐसे से आप डरिए मत, फिलोसॉफिकल ऐसे को भी आप कई सारे डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा आया था कि नीड, अगर ऐसा कुछ था ऐसे कि नीड है तो ठीक है बट ग्रीड स्पॉइल्स ग्रीड, ऐसा कुछ करके था। तो उसमें भी आप बता दीजिए कि हर चीज़ में नीड जो है, ग्रीड जो है, इट विल डिस्ट्रॉय अवर ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट में ग्रीड किस तरह से हमको नुकसान पहुंचा रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट। फिर आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट में चले जाइए कि किस तरह जो नेशन की ग्रीड है टेरिटोरियल एग्रेशन को लेके,
वो वॉर कर रहा है और हम लोग कलेक्टिवली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं साउथ एशिया में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तालिबान के केस में पॉइंट आया, तो किस तरह से नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज द प्रॉक्सी टूल अगेंस्ट इंडिया। सो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कलेक्टिव प्रोग्रेस नहीं चल रहा है। तो अगेन ग्रीड। सो अगर आप जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में लें इसको कि लस्ट और इसके केस में कैसे वुमेन की सेक्सुअलिटी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और कॉमर्शलाइज किया जाता है, तो अगेन ग्रीड इज स्पॉइलिंग आवर ब्रीड। सो इन सब चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट तोड़िए और फिर अपना कंक्लूजन और अच्छा बताइए। तो फिलोसफिकल ऐसे को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप उनको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में सिंपल डायमेंशन में तोड़िए। और फिलोसफिकल ऐसे को डील करने का यही है कि आप पोएम कोटेशन जितना अच्छा याद कर लेंगे, पहले से प्रिपेयर करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपने ऐसे में डालिए। फिलोसफिकल ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आपको पहले से पोएम, फॉर एग्जांपल अगर वुमेन को लोगे, आपने पहले से कोई कोटेशन या कोई पोएम याद कर रखी है, जैसे वन वन इज नॉट मेड वुमन, वन इज बॉर्न वुमन, अगर आप ये लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी होंगी। ठीक है, तो ऐसे का हो गया, करंट अफेयर का हो गया। बात बहुत लोग कमेंट बेस में ऑप्शन का भी पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि ऑप्शनल जो चीज़ है, सेलेक्ट ऑप्शन सिलेक्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शनल आपका हमसफ़र रहेगा हमेशा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यार टीचर अच्छा है या मेडल अच्छा मिल जाएगा। ऑप्शनल जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, आप उसी को लीजिए, यही पैरामीटर है। हालाँकि इंटरेस्ट, अब ये बहुत आसान है कहना, इंटरेस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आप उसके बेसिक क्वेश्चन देख सकते हैं, आप जीएस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं या किस चीज़ में इंटरेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शुरू से ही पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा इंटरेस्ट ऑप्शन जो तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। तो अगर मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैं बहुत टाइम तक उसको पढ़ पाया, बहुत सारी किताबें उसके बारे में पढ़ पाया मैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सारी प्रायोरिटी सेकेंडरी है कि क्या उस ऑप्शन में कितने मार्क्स चल रहे हैं, कितना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, कोचिंग कितना अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के लिए मटेरियल, कोचिंग वगैरह सब अवेलेबल है, ज्योग्राफी के लिए भी अवेलेबल। तो ये स्टैंडर्ड ऑप्शन होते हैं। बाकी जो साइड के ऑप्शन होते हैं, अगर आपका एक्सपर्टाइज है, आजकल लोग इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, एक टाइम पे ये सब ऑप्शनल नहीं, लोग नहीं लेते थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शनल भी लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग साइंस बेस्ड होते हैं, मेडिकल साइंस, इनमें बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। मैथमेटिक्स अगर आपका एक्सपर्टाइज है तो आपको ये ऑप्शन लेने चाहिए, इनसे आप डरिए मत। बाकी अगर आपको ह्यूमैनिटीज बेस्ड लेने हैं तो आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट और अप्रोच वगैरह सही होना चाहिए। तो यही पैरामीटर आपका होना चाहिए ऑप्शन चूज करने का। बाकी मैंने प्रीलिम्स और मेंस, इंटरव्यू का तो यही है, मैं ये बताना चाहूँगा। इंटरव्यू तो खैर एक लेटर स्टेज है। इंटरव्यू में आप जितना आप नेचुरल होंगे, आप हम्बल होंगे, मॉडेस्ट होंगे, इंटरव्यू में आपको चेक किया जाता है कि आप कितने मॉडेस्ट हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। इफ़ यू आर अ पर्सन विद इंटेग्रिटी, इफ़ यू आर अ पर्सन विद हाई कॉन्फिडेंस एंड यू कैन मैच द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पोस्ट, सो ये चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। क्या आप डिसीजन उस टाइम पे सही ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आपके डिसीजन लेने के पैरामीटर क्या होंगे, क्या आप में ऑब्जेक्टिविटी है, क्या आप में न्यूट्रलिटी है, ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। तो आपको इंटरव्यू में ये बताना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको मॉडेस्ट दिखना है। एट द सेम टाइम आप इतने मॉडेस्ट मत होइए कि कोई भी सवाल में आप अपना कॉन्फिडेंटली बता नहीं पा रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यू में ये था कि आप जिस सवाल में आपको जवाब नहीं आता है, जिस सवाल में आपको जवाब नहीं आता, तो आप गोलमोल मत कीजिए। आप सीधा बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता ये सवाल, या इसका आंसर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जज उन्हीं सवालों से किया जाएगा जिन सवालों में आप आंसर कर रहे हैं। तो आप जिस सवाल का आंसर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शन था, तो मुझे अगर इकोनॉमी का सवाल पूछा गया और मुझे नहीं आता, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं आता सर। लेकिन जब मुझसे आईआर का सवाल पूछा गया, तो मैंने उसमें काफ़ी टाइम लिया उसको बताने में, 2 मिनट। आप मेरे हिसाब से तो आप 3 मिनट भी ले सकते हैं, अगर आप वो मना नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझाइए, तो उस सवाल का इंप्रेशन लंबा पड़ेगा। तो इंटरव्यू में जिस सवाल में नहीं आता है सवाल, उसको सीधा मना कीजिए, और जिसमें आता है उसको एकदम से फोड़ डालिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप हर सवाल में ना नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सवाल आपका ओपिनियन बेस्ड है। तो जो ओपिनियन बेस्ड सवाल है उनमें आपको अच्छे से जज किया जाएगा। इससे आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप
आपस में जब आप इंटरव्यू स्टेज आएगी तो आपस में आप जो फ्रेंड्स लोग हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आप खुद सोचिए कि यार मैं यूपीएससी में क्यों आना चाहता हूँ, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब अगर नॉर्मल देश सेवा वगैरह देंगे तो काफ़ी आइडियलिस्टिक लगेगा। आज के टाइम पे आप खुल के बता सकते हैं कि सर यूपीएससी आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है, इसमें करियर प्रोग्रेशन है, इसमें सोशल प्रेस्टिज भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है बताने में, सोशल प्रेस्टिज है। और मुझे जो है, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मेरा जवाब तो ये था कि सर मुझे उस फील्ड में जाना है जिसमें अपने खुद से डिसीजन ले पाऊँ, क्रिएटिव डिसीजन ले पाऊँ और उसका इम्पैक्ट मैं देख पाऊँ। मुझे फ्रेश चैलेंजेस चाहिए। तो ये जवाब आप बिल्कुल दे सकते हैं, अपना पर्सनल बेस जवाब दे सकते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। मैंने तो 1000-2000 सवाल प्रिपेयर किए थे इंटरव्यू के लिए कि जो भी मुझसे पूछा जाएगा, मैं सबका जवाब दूँगा। ये सवाल मैंने सोच रखे थे पहले से ही, और मुझसे कई सारे सवाल वो पूछे भी गए। तो ये तो इंटरव्यू का तरीका है। कॉन्फिडेंट रहिए, एट द सेम टाइम हम्बल रहिए, मॉडेस्ट रहिए, रिस्पेक्ट देम। झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। यू बी योरसेल्फ, दैट्स द दीज आर द मेन की पॉइंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। बाकी एक सवाल मुझे दिया गया है यूपीएससी टाइम ने कि आपने मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरा यूपीएससी की तैयारी मेरी बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए और मुझे एक टाइम पे मालूम नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि या तो यूपीएससी, नहीं तो कुछ एनजीओ वगैरह जाके सेवा करेंगे। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि यार मैं किसी और सर्विस में जा ही नहीं सकता, यूपीएससी मेरे लिए ही बना है। तो इसीलिए मैं यूपीएससी में लगा रहा। मेरे आसपास जो लोग थे वो 5वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, 6 अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए। तो मुझे ये था कि यार आप मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आप सेलेक्ट होंगे। ये फर्म बिलीफ डेवलप हो गया था मेरे माइंड में। सो साथ वालों जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। फिर एक पिताजी का जो फेलियर, जो उन्होंने 3 इंटरव्यू यूपीएससी के दिए और तीनों में फेल हुए, वो ये बैगेज था कि यार नहीं, पिताजी का सपना पूरा करना है। तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा थी कि यार यूपीएससी करना ही होगा किसी भी हालत में, और कोई ऑप्शन नहीं है। एट द सेम टाइम एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये एक गीता में है, निष्काम कर्मा थ्योरी है, मैंने इसको प्रैक्टिकली फील किया। चौथे टाइम में फेल होने के बाद मुझे लग गया कि यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इतनी बार फेल हो गया हूँ। तो ये रहा कि यार अब आप सीधा प्रिपेयर करो और ज़्यादा सोचो मत, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो ये अप्रोच से काफ़ी प्रेशर रिलीज हुआ एंड आई कुड रियली इम्प्रूव ऑन दैट। मेरा एटीट्यूड ठीक हुआ और इसकी वजह से शायद मैं अच्छे से परफॉर्म भी कर पाया। तो शायद कभी कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं होता। आप नॉर्मल प्रिपेयर कीजिए, आंसर राइटिंग सोचिए, उनको करते रहिए। निष्काम कर्मा एक बहुत आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी लगती है, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक फिलोसॉफी है। मेरे लिए तो पर्सनली मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो इसी फिलोसॉफी के बेसिस पे हुआ। बाकी मेरे फ्रेंड्स बहुत थे, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। जब हमारा इंटरव्यू में हम लोग फेल होते थे फाइनल में, तो हमारे फ्रेंड्स सब लोग हम साथ में रोते थे कि यार कोई बात नहीं, अगली बार फिर करेंगे, साला क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स वगैरह आपके लिए प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके पेरेंट्स, इस प्रिपरेशन के चक्कर में आप अपने पेरेंट्स को मत खोइएगा। खोने का मतलब है कि आप उनसे हमेशा टच में रहिएगा, हर दिन बात कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि ये जो 5 साल यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, आप ये मत भूलिए कि आपके पेरेंट्स भी एज उनकी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो पेरेंट सपोर्ट है वो मस्ट है। बाकी अपना जो शौक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, जब मैं मूड खराब होता था कि यार सिलेक्शन फेल हो जाएगा, कुछ बर्बाद है ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्रिकेट जो था उसने मुझे बहुत रिकवरी दी। हॉबीज़ जो है क्रिकेट, अब जैसे कि मैंने बताया, जब मैं फेल होता तो लगातार रोता था गाने सुन सुन के। तो म्यूज़िक जो था उसने अगेन मुझे संभाला। कई बार तो मैं म्यूज़िक चला चला के पढ़ता था साथ में। तो ये जो हॉबीज़ हैं ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपके डिफ़िकल्ट टाइम में। तो ये सब चीज़ें, इनको हल्के में मत लीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद आएँगी कि यार इन सब चीज़ों ने मेरा साथ दिया। फ्रेंड्स, हॉबीज़, फैमिली और आपका पैशन किसी एग्ज़ाम को लेके है कि आप क्यों करना चाहते हैं, कि यार मुझे बस यही करना है। मुझे इस फील्ड में आना है कि जब मैं डिसीजन लूँ तो लोगों की चेहरे पे स्माइल ला पाऊँ। ये जज़्बा होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो ये मोटिवेशन, आपको इंटरनल मोटिवेशन ही मोटिवेट कर पाएगा। तो इसी डायरेक्शन में आप जाइएगा। बाकी तो इतना हो गया मेरी तरफ से, काफ़ी टाइम भी हो गया। मैं आपके सवालों का एड्रेस करना चाहूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आप क्यों सवाल लिख सकें, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। पीएसआई ऑप्शन की तैयारी कैसे करें? मेरे हिसाब से अभी आप जानते हैं कि
कि कौन सी कोचिंग जो अभी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो मेरे हिसाब से उनके नोट्स सफिशिएंट हैं। आपको बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आंसर राइटिंग अप्रोच पकड़िए। आंसर राइटिंग की स्टाइल क्या है? पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन बहुत ही भारी और बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद भी एक बॉडी ठीक है, और कंक्लूजन और अच्छा होना चाहिए। तो ये एक आंसर राइटिंग की एक स्टाइल है। पढ़ना कम है, पढ़ना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग की शैली एक बार समझ ली तो आप हर आंसर में उसको अप्लाई कीजिए। कम पढ़िए लेकिन आंसर राइटिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। मम्मी पापा भी साथ नहीं दें तो मेरे साथ में भी ये हुआ कि कई कई बार मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये नहीं कर पाएगा, लेकिन यकीन मानिए, आप अगर आपको खुद यकीन है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप जिद पे अड़े रहिए, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके पेरेंट्स ही कहेंगे कि हमें तो भरोसा था कि ये हमेशा निकालेगी। आपके साथ वाले जितना आपको क्रिटिसाइज करते हैं अभी, वो आपके फिर बाद में आपका साथ देंगे कि हमें तो हमेशा से पता था कि ये लड़की तो निकालेगी ही। अगर आपके पास पागलपन है, जिद है, आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो गो फॉर इट, कन्विंस योर पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने की रेगुलर आदत डालिए, तो ये चीज़ ठीक है। बाकी आजकल तो बहुत वीडियोस आ रहे हैं, तो रेगुलर आपको इशू समझा देंगे। आपका हर इश्यू को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए यूपीएससी में। हाउ टू रीड एनसीईआरटीज, हाउ टू रीड, आप उसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, दिमाग लगाइए। और एनसीईआरटीज जो है सारी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़नी है मेरे हिसाब से। ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है, इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, आपका कंटेंट सही है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कंटेंट सही है तो इंग्लिश विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, आई कैन एश्योर यू। यूपीएससी में हिंदी लैंग्वेज का कोई फैक्टर नहीं, जिस लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल कुछ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे जो मुझे सवाल मिले हैं उनका मैंने जवाब अच्छे से दिए। बाकी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, manish.shaurya_IPS, तो उसमें आप जाके कभी भी मैसेज कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग है आईपीएस की, तो जब भी मुझे टाइम मिल पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, आंसर योर क्वेरी। बट कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में आप हाय वगैरह ज़्यादा मत लिखिएगा, हाय सर, आप सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो अगर मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन लगेगा मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा, क्योंकि और मैं जवाब इसलिए दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि फेलियर से डील करना क्या है, और गाइडेंस इस एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़रूरी है। आई एम एश्योर यू कि जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं हर क्वेरी और हर डाउट का जवाब दूंगा, क्योंकि आई पर्सनली फील कि मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ। आई वुड से इंस्टा आईडी आई वुड टाइप हेयर manish.shaurya_IPS, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। प्रिसाइज रखिएगा, अपना डाउट प्रिसाइज मैसेज कीजिएगा कि ये मेरा डाउट है। आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू आंसर इफ आई गेट टाइम। सर एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? 6 to 10 प्लीज। 6 to 12 पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 से 12 एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है काफ़ी, तो आप सीधा 11-12 भी पढ़ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, एंड जो भी आपको मैसेज हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।